सभी साथियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। स्टार्ट करेंगे एक और नया टॉपिक जो आपके वित्तीय विवरण से रिलेटेड है, जो आपके फर्स्ट ग्रेड का जो पाठ्यक्रम है उसमें भी ये सारी चीज़ें वो शामिल की गई है। तो इससे पहले अपन ने जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वित्तीय विवरण है, उससे रिलेटेड अपन की 2-3 क्लास हुई है। जिन साथियों ने अभी तक उन क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए मैं बता दूं कि तमाम सेशन के जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ में हमने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी बना रखा है। जिन साथियों को लेटेस्ट अपडेट चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलती रहती है। आज के सेशन में बात करेंगे जो आपका टॉपिक नंबर 2 आता है, फाइनेंशियल स्टेट एनालिसिस यानी वित्तीय विश्लेषण। इसके क्वेश्चन है वो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि इसकी कुछ टेक्निक है जिसमें अपन तुलनात्मक कहते हैं, समानाकार कहते हैं, प्रवृत्ति विश्लेषण कहते हैं, है ना, कैश फ्लो कहते हैं, रोकड़ फ्लो, फंड फ्लो, यानी ये सारे के सारे जो मेथड है वो इसमें आते हैं। तो उसको अपन डिटेल से सारी चीज़ है वो पढ़ने वाले हैं। रोजाना की तरह आपसे वही निवेदन कि जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो एक बार सेशन को शेयर कर दें, ताकि आज के इस सेशन को अपन स्टार्ट करें। और साथ में जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरीके की लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलती रहती है। तो स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को, और जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद हो सकती है उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपके पाठ्यक्रम में दी होती है, लेकिन अपन उन महत्वपूर्ण चीज़ को, क्योंकि सारी चीज़ है वो अपन ने हैंड्स नोट को कन्वर्ट किया है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ठीक है साथियों, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। जो आपने वित्तीय विवरण पढ़े हैं उनका विश्लेषण है वो आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, तो देखो वित्तीय विवरण का विश्लेषण में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। आपके सामने ये जो बातें दे रखी हैं वो सारे के सारे जो हैंड्स नोट है उनको तैयार किया अपन ने डिजिटल रूप में। देखो वित्तीय विवरणों का अर्थ है ना, सबसे पहले तो एक छोटी सी मीनिंग है वो अपने को जानना जरूरी है, क्योंकि जब अपन उसका बेस है, उसके अर्थ समझ जाते हैं तो उसके आधार पर अपन उसकी सारी बातें हैं वो समझ सकते हैं। देखो इसमें क्या है कि वित्तीय लेखांकन प्रक्रिया के अंतिम उत्पाद के रूप में, है ना, वित्तीय लेखांकन प्रक्रिया के अंतिम उत्पाद के रूप में वित्तीय विवरण वो प्राप्त होते हैं। आपको पता है कि भाई वित्तीय विवरण कब तैयार करते हैं, जब अपन सबसे पहले जर्नल तैयार कर लेते हैं, है ना, जर्नल के बाद अपन लेजर तैयार कर लेते हैं, है ना, लेजर के बाद अपन जो आपकी ट्रायल बैलेंस है वो तैयार कर लेते हैं, है ना, तो उसके बाद अपन जो फाइनल अकाउंट है, फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं, उसमें आपके ये वित्तीय विवरण है वो शामिल होते हैं। और उन्हीं विवरणों को क्या किया जाता है, विश्लेषण है वो किया जाता है, उनका एनालिसिस किया जाता है कि ये आपके व्यापार में किस तरीके से उपयोगी होते हैं, किस तरीके से सहयोगी होते हैं। तो अंतिम उत्पाद जब अपन तैयार करते हैं तो उसका विवरण है वो आपके वित्तीय विश्लेषण में लिख के उनका क्या क्या तुलना की जाती है। ये विवरण लेखा अभिलेखों से प्राप्त ऐसे वित्तीय सूचना है, यानी जो आपके जितने भी जो लेखा अभिलेख है उनसे प्राप्त होने वाली ये वित्तीय सूचना है, जिसके कई तरीके के लोग हैं जो इनका इंतजार करते हैं। क्योंकि एक कंपनी है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जितने भी जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको एक ऐसी जगह, सुव्यवस्थित जगह वो उनको लिखती है, ताकि जब भी उनकी जानकारी चाहिए तो वो आसानी से वहां पर मिल जाती है ना। तो उसी उद्देश्य से आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट है, P&L अकाउंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो तैयार किए जाते हैं, और उनके आधार पर ही कंपनी भविष्य की जो रणनीति है उसका भी तैयार करती है, उसको भी अमली जामा पहनाती है। ठीक है, तो ये आपके अभिलेख है उनके लिए ये उपयोगी है। वित्तीय विवरण एक निश्चित समय पर संस्था की वित्तीय स्थिति तथा एक निश्चित समयावधि की क्रियाओं के परिणामों को चित्रण करता है। क्या करता है कि वित्तीय विवरण एक निश्चित समय पर संस्था की वित्तीय स्थिति, एक निश्चित समय पर संस्था की वित्तीय स्थिति तथा एक समयावधि, वित्तीय स्थिति से तो क्या होगा, वहां पर फाइनेंशियल पोजीशन है वो व्यापार की जान सकते हैं कि वर्तमान में इस व्यापार की क्या कंडीशन है, कितना लाभ है वो उन्होंने इस साल अर्जित किया, ये सारी चीजें वो इससे पता चलती है ना। साथ ही एक निश्चित समयावधि,
है ना, जो आपका टाइम ऑफ पीरियड है वो अपना होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, है ना। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक यानी इस 12 महीने के दौरान एक कंपनी ने क्या प्राप्त किया है, क्या खोया है, कितना उनका टर्न हुआ, वो सारी चीजें वो अपने को वित्तीय विश्लेषण से पता चलती है। ठीक है, अब देखो इसमें और क्या क्या जो आपके वित्तीय विवरण है उनमें कौन कौन से हैं जिनका विश्लेषण किया जाता है। देखो, भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 240 क्या है, भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 240 के अनुसार, है ना, भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 240 के अनुसार कुछ बातें हैं जिनको इनको शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान में रखना कि आपके वित्तीय विवरण है वो कौन सी धारा में आते हैं। वित्तीय विवरण है उसको कौन सी धारा में है, तो वित्तीय विवरण चाहे आपका ट्रेडिंग हो, चाहे आपका पीएनएल हो, चाहे आपकी बैलेंस शीट हो, चाहे आपका रोकड़ प्रवाह विवरण हो, ये सारे के सारे आपके धारा 240 में काउंट किए जाते हैं। देखो, पहला चिट्ठा, है ना, जिसको अपन क्या कहते हैं कॉमर्स में बैलेंस शीट, है ना, बैलेंस शीट। ये एक निश्चित तिथि को संस्था की क्या होता है, जो चिट्ठा आपको क्या शो करेगा कि ये एक निश्चित तिथि को संस्था की संपत्तियों व दायित्व, है ना, आपके असेट्स एंड लायबिलिटीज है, अर्थात वित्तीय स्थिति का विवरण होता है। इसे स्थिति विवरण भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बैलेंस शीट, यानी दूसरा नाम क्या है, स्थिति विवरण, और क्या, पोजीशन स्टेटमेंट। कई बार नाम भी पूछे जाते हैं कि उपरोक्त में से ये क्या है, इसका कौन सा नाम है, तो वो भी अपने को ध्यान में रखना है कि एक ही चीज जिसको अपन चिट्ठा भी कहते हैं, उसको बैलेंस शीट भी कहते हैं, उसको स्थिति विवरण भी कहते हैं, उसको पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो ये चिट्ठे की जो मुख्य भूमिका होती है वो व्यापार की जितने भी जो संपत्तियां हैं, जितने भी जो दायित्व है, उनको शो करता है आपका बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के आधार पर जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर है उन सब को ये सारी सूचनाएं है वो एक साथ है वो मिल जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लाभ हानि खाता, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड होता है, नाम से ही पता चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस नाम आ गया तो इसका मतलब है ये व्यापार में जितने भी जो आप प्रॉफिट अर्जित करते हो, जितने भी आप लाभ अर्जित करते हो, उनका चित्रण करता है, उनको शो करता है ना। तो लाभ हानि खाता ये एक लेखा अवधि में व्यवसायिक क्रियाओं के शुद्ध परिणामों, है ना, जितने भी आपके जो नेट रिजल्ट आते हैं, है ना, जिसमें आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ तो उसका नेट बताएगा, है ना। इसे आय विवरण यानी इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, आय विवरण या इनकम स्टेटमेंट भी इसको कहा जाता है। तो आपका क्या कह सकते हैं, जो लाभ हानि खाता है वो व्यापार की जो वित्तीय स्थिति है उसको दर्शाता है। यहां तक ओके बात है ना, यहां तक सारी बात क्लियर है मेरे हिसाब से। जिन साथियों को फिर भी कोई डाउट हो तो जरूर वो कमेंट करके बताएं ताकि उनकी जो समस्या है, उनके जो शंकाएं, उनका तुरंत इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाधान किया जा सके। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है लेखा टिप्पणियां व व्याख्यात्मक टिप्पणी, है ना, जिसको अपन नोट्स टू अकाउंट या एक्सप्लेनेटरी नोट्स कहते हैं। नोट्स टू अकाउंट कहते हैं, ये कौन से होते हैं, जिसमें आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, एडवर्टाइजमेंट है, इनको अपन क्या मानते हैं, कृत्रिम संपत्तियां मानते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 से पहले आने से पहले इनको अपन बैलेंस शीट में फिक्टिव एसेट्स में शामिल करते हुए टोटल योग में शामिल करते थे। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 आने के बाद इन्हें टोटल योग में शामिल नहीं किया जाता है और इन्हें नोट्स टू अकाउंट यानी चिट्ठे के नीचे नोट्स टू अकाउंट या टिप्पणी के रूप में वहां पर लिखा जाता है और उनके बारे में बताया जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि चिट्ठा व लाभ हानि खाते के नीचे दी गई होती है। ये दोनों सूचनाएं आपकी लेखा टिप्पणी और व्याख्यात्मक टिप्पणी आपको कहां मिलेगी, चिट्ठा और लाभ हानि खाते के नीचे दी हुई होती है, जिसमें इनमें दर्शाई गई मदों का विस्तृत ब्यौरा होता है। वहां पर वो आपको पूरा का पूरा एकदम डिटेल से सारी चीज है वो बताई जाती है, विस्तृत चीज है वो बताई जाती है ना। जबकि व्याख्यात्मक टिप्पणियों महत्वपूर्ण मदों के संबंध में लेखांकन नीतियों और स्पष्टीकरणों का एक विवरण होता है ना। आपकी दोनों होगी ना, जो आपकी जो ये टिप्पणी नोट्स टू अकाउंट ये तो आपको लाभ हानि खाते और चिट्ठे के नीचे दी हुई मिलेगी,
और जो व्याख्यात्मक टिप्पणियां ना, ये महत्वपूर्ण मदों के संबंध में लेखांकन नीतियों और स्पष्टीकरणों का एक विवरण होता है। दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन किया गया है, दोनों को आपको अलग अलग तरीके से समझना होगा। और मेरे हिसाब से ये बात आपको किसी भी कोचिंग वाले ने अभी तक नहीं बताई होगी कि लेखा टिप्पणी और व्याख्यात्मक टिप्पणी क्या होती है ना। ये जरूरी है, ये आपके जो वित्तीय विवरण है उनका एक भाग माना गया है, इसलिए इनको अपने को समझना जरूरी है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भाई निम्न में से वित्तीय विवरण के प्रकार है, ये है, ये है, यह है, उपरोक्त सभी है, तो वहां पर अपन कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने ये सारी चीजें वो आपके लिए इंक्लूड की है। ओके, यहां तक आगे बढ़े। चौथा आता है महत्वपूर्ण, जिसको अपन रोकड़ प्रवाह विवरण है ना, या खंड प्रतिवेदन भी कहते हैं, और साथ में इसको रोकड़ प्रवाह विवरण के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कहते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है? नंबर एक, ये किसके लिए रोकड़ प्रवाह विवरण या खंड प्रतिवेदन किसके लिए? एक तो है सूचीबद्ध कंपनियों के लिए, जो आपकी लिस्टेड कंपनियां होंगी उनके लिए रोकड़ प्रवाह बनाना जरूरी है। दूसरा कि कंपनी जिसकी बिक्री 50 करोड़ या इससे अधिक है, अगर जिसकी बिक्री, पहले जरूरी किसके? रोकड़ प्रवाह किसको बनाना अनिवार्य है? खंड प्रतिवेदन बनाने किसके लिए अनिवार्य है? कि जो सूचीबद्ध कंपनियां हो, यानी लिस्टेड कंपनियां हो। नंबर दो, कंपनी जिसकी बिक्री 50 करोड़ या इससे अधिक हो, यानी जो सेल्स है वो 50 करोड़ या इससे अधिक है, तो उनको भी रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना जरूरी है। या जिन्होंने जन निक्षेप से 10 करोड़ या इससे अधिक को स्वीकार किए है ना। जन निक्षेप यानी जनता के द्वारा जो सहयोग होता है पार्टनरशिप के रूप में, साझेदार के रूप में, वो 10 करोड़ रुपए उन्होंने स्वीकार किए हैं, तो उन्हीं को क्रमशः लेखा मानक या प्रमाप यानी एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 03 और लेखांकन प्रमाप 17 एएस 17 के अनुसार उन्हें ये जो रोकड़ प्रवाह बनाकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इनके लिए क्या होगा? ये रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना अनिवार्य होगा। ठीक है, रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ अंतर प्रवाह, रोकड़ बाह्य प्रवाह और रोकड़ के तुल्य को दर्शाता है ना। रोकड़ प्रवाह विवरण है वो किन किन को दिखाता है? एक तो कैश इनफ्लो, किसको? कैश इनफ्लो, यानी कितनी पैसे अपने व्यापार में आ रहे हैं। एक होता है कैश आउटफ्लो, कितने पैसे व्यापार से जा रहे हैं। एक होता है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यानी रोकड़ और रोकड़ के समतुल्य। जैसे रोकड़ के समतुल्य में आपके बिल रिसीवर भी आता है, डेटर भी आता है ना, कैश भी आता है, बैंक भी आता है ना। तो ये रोकड़ तुल्य, यानी रोकड़ तुल्य का मतलब क्या होता है कि ऐसी अपने प्रमाण पत्र या ऐसा कोई वाउचर या ऐसा कोई डीडी डिमांड ड्राफ्ट जिनको अपन अगले 3 महीनों के अंदर तुरंत उन्हें नगद में परिवर्तित कर सकते हैं, वो आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आते हैं। तो रोकड़ प्रवाह विवरण में अपने 3 स्टेप होते हैं, इनफ्लो, आउटफ्लो और इक्विवेलेंट्स, जिसको तुल्य कहा जाता है। जबकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 के अनुसार वित्तीय विवरण आपके तैयार किए जाते हैं। ठीक है, अब जो आपका रोकड़ प्रवाह विवरण है वो तो लेखा मानक 3 और लेखा मानक 17 के अनुसार प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। 3 क्वेश्चन ये बन जाते हैं कि भाई रोकड़ प्रवाह विवरण कौन सी कंपनी को तैयार करना पड़ेगा। तो देखो सूचीबद्ध होने चाहिए, 50 करोड़ से अधिक होने चाहिए, या 10 करोड़ से अधिक उन्होंने किसी की जमाएं स्वीकार कर रखी है तो उनके लिए। और जो कंपनी अधिनियम है वो ये कहती है कि धारा 129 है ना के अनुसार आपको वित्तीय विवरण तैयार करने कंपलसरी है, अनिवार्य है, उनको आप किसी भी तरीके से नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ओके ये बात। तो ये हो गई आपकी 4 नंबर। आगे देखो, वित्तीय विवरण के ऑब्जेक्ट, उद्देश्य, क्यों आवश्यकता रहती है एक कंपनी को वित्तीय विवरण तैयार करने की। ऐसा क्या उद्देश्य उनका हो जाता है, ऐसा क्या उनका मोटिवेशन हो जाता है कि उनको कंपलसरी होता है ना। वैसे तो नॉर्मली अपन बात करें तो वित्तीय विवरण तैयार करते हैं तो संस्था के साथ जुड़े जितने भी लोग हैं, संस्था के साथ जितने जो लोग जुड़े हुए उन सबको विश्वास हो जाता है, क्योंकि वित्तीय विवरण है वो सबसे पहले तो कस्टमर के मध्य, उनके जो आंतरिक कर्मचारी है, बाह्य जो उपयोग करता है, उन सब में विश्वास पैदा करता है
कि भाई इन लोगों ने क्या किया, समय पे पैसे का भुगतान किया है, समय पर इन्होंने दायित्व चुकाए हैं, समय में इनकी संपत्तियों में वृद्धि हुई है, ये सारी चीज वो लोग देखेंगे तो निश्चित रूप से उनका विश्वास है वो जागृति होता है ना। तो वित्तीय विवरणों के उद्देश्य में पहला, ऐसे वित्तीय समंक उपलब्ध कराना जो व्यवसाय की आर्थिक स्थिति से संबंधित हो, है ना, कि भाई ऐसे आंकड़े, समंक का मतलब क्या होगा, ऐसे आंकड़े उपलब्ध करवाना जो व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं। तो इसलिए अपने को दर्शाते हैं और उनसे रिलेटेड ही, व्यापार से रिलेटेड ही। ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2, एक संस्था के परिचालन लाभ को उसकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव दिखाना, जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, उसकी वित्तीय लागत पर भी प्रभाव दिखाता। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी इस साल का कितना प्रॉफिट है वो हुआ है ना, उसमें आपके ऑपरेटिंग एंड नेट प्रॉफिट होता है, उसमें से आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अपने कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अगला, वित्तीय विवरणों के हिताधिकारी जो वित्तीय विवरण में हित रखते हैं, जैसे इंटरनल यूजर्स होते हैं, आउटसाइड यूजर होते हैं, है ना, उन पक्षकारों के संबंध में सूचनाएं हैं वो भी प्रदान की जाती है। चौथा, व्यवसाय की सही और उचित ट्रू एंड फेयर स्थिति का चित्रण करना, व्यवसाय की सही और उचित स्थिति का भी वहां पर क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, वहां पर दर्शाया जाता है, ताकि व्यापार के प्रति जो भी लोग जुड़े, चाहे वो समताजदारी हो, चाहे वो प्रेफरेंशियल होल्डर हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो आंतरिक कोई भी कंपनी का कर्मचारी है, प्रबंधक है, मैनेजर है, कोई भी हो, भाई में बैंक है, ग्राहक है, इन्वेस्टर है, कोई भी हो, उन सब का विश्वास है उस संस्था के प्रति क्या होगा, जागरूक हो जाएगा। अब देखें, ये कुछ उद्देश्य होने के बाद सिंपल ध्यान में रखना, मैं ये नहीं कहता कि इनको रटना है, सिर्फ और सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इस संस्था का जो वित्तीय विवरण तैयार होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, बहुत बार है वो आपसे पूछे जाते हैं। फिर वित्तीय विवरणों की विशेषताएं, है ना, विशेषताएं यानी क्या क्या उनकी विशेषताएं रहने वाली है। नंबर 1, संक्षिप्तीकरण, है ना, संक्षिप्तीकरण यानी समराइजेशन, वहां पर पूरे साल के जितने भी जो आंकड़े, जितने भी जो डेटा तैयार होते हैं वो आपको संक्षिप्त रूप से उपलब्ध हो जाते हैं। यानी व्यवसायिक क्रिया इतनी अधिक होती है कि इन घटनाओं को संक्षिप्तीकरण करके ही पाठक सही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। संक्षिप्तीकरण यानी कम करके, एकदम मिनिमाइज, कि भाई बैलेंस आपको सारे के सारे जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, ये देखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपने फाइनल अकाउंट देखे और वहीं से आप वित्तीय विवरणों का क्या कर सकते हो, विश्लेषण कर सकते हो। वित्तीय विवरण वास्तव में लेखांकन की अभिलेखन, है ना, वर्गीकरण की प्रक्रिया के बाद इनका सारांश ही होते हैं, क्योंकि इसमें प्रक्रिया होती है, अभिलेखन है, वर्गीकरण है, सारांश है, तो ये लास्ट में क्या होता है, वो एक तरीके से जितने भी जो आपने खाते तैयार किए हैं उन सब का क्या है, सारांश है। मूल बात है वो वहां पर इन आंकड़ों को, इन विवरणों को देखकर आप पता लगा सकते हो। ठीक है। नंबर 2, जो आपके वित्तीय विवरण है वो आपके उपार्जन आधार पे होंगे, है ना, सामान्यतः व्यवसायिक लेके उपार्जन आधार पर ही बनाए जाते हैं, रोकड़ आधार पर नहीं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात हो गई कि आपके जितने भी जो वित्तीय विवरण तैयार होंगे, चाहे आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो, चाहे आपका P&L हो, चाहे आपकी बैलेंस शीट हो, वो सारे के सारे किसके आधार पर होंगे, उपार्जन के आधार पर होंगे, रोकड़ के आधार पर नहीं होंगे। ठीक है। तीसरा क्या है, मुद्रा में व्यक्त, है ना, वित्तीय विवरण मौद्रिक मूल्यों में ही व्यक्त होते हैं, इनको अपन किसी प्रकार की वस्तुओं में इसकी तुलना नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ मुद्रा के माध्यम से इसको व्यक्त किया जाता है। इसके अभाव में ये सारा का सारा काम क्या होता है, अर्थहीन होता है, जिसका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है। चौथा, तकनीकी शब्दावली, है ना, वित्तीय विवरण बनाते समय विभिन्न पदों की तकनीकी शब्दावली है उसका भी यहाँ पर यूज किया जाता है ना, गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, ये सारी की सारी अपने व्यापार की कौन सी संपत्तियां मानी जाती हैं, अमूर्त संपत्तियां मानी जाती है, उन सब का विवरण है वो उसमें लिखा जाता है। 5 नंबर, मान्यता पर आधारित, यानी यह आपके उस मान्यता पर आधारित होगी, यानी इस मान्यता पर बनाए जाते हैं कि अभी उपयोगकर्ता इसमें प्रक्रिया और नियमों से परिचित है,
यानी जो भी व्यक्ति आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रहा है, आपकी अकाउंटेंसी के जितने भी खाते तैयार करते हैं, उन सब के रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। तो उन रूल एंड रेगुलेशन में आपने कितना कुछ एक्सप्लेन किया है और जो आप मान रहे हो वो सारी चीज आपको आती है, वो सारी चीज आपको पता है। ठीक है, तो उसी को आधार मानकर ये सारा काम है वो किया जाता है। ठीक है, अगला है भूतकाल पर आधारित, है ना, भूतकाल पर आधारित। ये भूतकालीन समंकों पर आधारित होते हैं, क्योंकि आपके वित्तीय विवरण तैयार कब होते हैं? 31 मार्च को, जबकि इसमें आंकड़े होते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के सारे आंकड़े होते हैं, है ना। तो इसमें भूतकालीन समंक होते हैं। भावी आर्थिक क्रियाओं पर इसका कोई लेन देना नहीं होता। भावी आधार पर अपन कोई भी चीज नहीं लिखते, सिर्फ और सिर्फ भावी आधार पर अपन निर्णय लेते हैं कि अपना व्यापार इस तरीके से ग्रो कर रहा है, इस व्यापार को अपन आपको आगे इस तरीके से बढ़ाना है। ठीक है, सातों मान्य सिद्धांतों पर आधारित, जो आपके मान्यता प्राप्त जो सिद्धांत उन पे आधारित है ना। इसीलिए जो आपके एएस है ना, और आपके इंडियन एएस है, भारतीय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, दोनों को इसमें फॉलो करते हुए सारे के सारे जो काम है वो किए जाते हैं। लेखांकन के सामान्य सिद्धांतों व मान्यता पर बनाए जाते हैं। इसके अंतर्गत स्टॉक मूल्यांकन की विधियां, है ना, आपको पता है स्टॉक मूल्यांकन की बहुत सारी विधि है ना। लीफो है, फीफो है ना, एवरेज है, वेटेज है, तो बहुत सारी विधियां हैं जिनको स्टॉक के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। डेप्रिसिएशन की मूल्य ह्रास की विधियां है ना, क्रमागत ह्रास विधि है, सीधी ह्रास विधि है, रिक्तीकरण विधि है ना, पुनर्स्थापन विधि है, बहुत सारी विधियां। उन सब में मान्यता प्राप्त जो सिद्धांत है वो ही उपयोग लिए जाते हैं और उनके आधार पर ही काम किया जाता है। ठीक है, तो ये आप महत्वपूर्ण बातें समझ गए कि भाई ये इसकी विशेषताएं। तो लगभग आपके सामने ये वित्तीय विश्लेषण के 7 विशेषताएं हैं जिनको आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। मैं ये नहीं कहता इनको रटना पड़ेगा, सिर्फ समझना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। अपने को रट के कोई भी चीज अपने स्टोर नहीं कर सकते, समझेंगे तो वो चीज इजीली अपने को समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो आगे, वित्तीय विवरणों में हित रखने वाले पक्ष और उनकी उपयोगिता, है ना, क्योंकि आपने 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के आपने स्टेटमेंट बढ़ा दिए, जिसमें आपका ट्रेडिंग अकाउंट, पेंडल अकाउंट, बैलेंस शीट सारे, लेकिन इनको उपयोग कौन करते हैं, इनमें कौन कौन ऐसे लोग हैं जो अपना हित रखते हैं, इनको जानना चाहते हैं, है ना। तो इसको 2 तरीके से अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक तो था आपका आंतरिक उपयोगकर्ता, इंटरनल यूजर्स, जो उस संस्था में, जो उस कंपनी में काम करते हुए उस संस्था के बारे में जानना चाहता है। तो उसमें आपका आता है तो अंशधारक, शेयर होल्डर, जिन्होंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया, पैसे लगा रखे हैं, तो वो आपके शेयर होल्डर है, उनका हिस्सा। प्रबंधक, मैनेजर है, जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं, क्योंकि जब उनको फायदा कब होगा, जब वो उस कंपनी को ग्रो करवाएंगे, लाभ में पहुंचाएंगे, ज्यादा प्रॉफिट गेन करेंगे, तब उनको लाभ होगा, तो इनका इंटरेस्ट भी होता है। कर्मचारी, कंपनी के कर्मचारी अगर बढ़िया काम करते हैं तो कंपनी बढ़िया ग्रो करेगी, और बढ़िया ग्रो करेगी तो उनको एडवांटेज भी होगा, फायदा भी मिलेगा, क्योंकि उन्हें बोनस वगैरह, सैलरी वगैरह, इंक्रीमेंट, सारी चीज मिलेगी। तो इसलिए ये इसके कौन से यूजर हो गए? इंटरनल यूजर हो गए। कुछ इसके जो एक्सटर्नल यूजर भी हो सकते हैं, जिसको अपन बाह्य उपयोगकर्ता कहते हैं, है ना, जिसमें आपके बैंक और वित्तीय संस्था है ना, क्योंकि बैंक और वित्तीय संस्था क्या करती है? लोन उपलब्ध करवाती है। तो लोन उपलब्ध करवाती है तो इनका रोल महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिन्होंने लोन दिया है वो संस्था डूब तो नहीं गई है, अगर वो डूबेगी तो लोन भी डूबेगा, इसलिए इनका यूजर्स होते हैं। ऋण पत्रधारी और भावी विनियोजक, जिन्होंने उस कंपनी को लोन दे रखा है और इन्वेस्ट कर रखा है, वो भी उस कंपनी की वस्तु स्थिति को जानना चाहते हैं। लेनदार, जिसको अपन क्रेडिटर कहते हैं, क्रेडिटर कहते हैं, क्रेडिटर यानी लेनदार, जो अपने दायित्वों का भुगतान करते हैं, जो कंपनी से पैसा लेना चाहेंगे। सरकार व अन्य विभाग, जैसे आपका कर विभाग है, हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, क्योंकि जब कंपनी आय अर्जित करेगी तो उस पर टैक्स लगेगा। अब वो टैक्स कितना चुका रहे हैं, वो सारी सूचनाएं उनके पास होनी चाहिए। शोधकर्ता और विश्लेषण, है ना, शोधकर्ता और विश्लेषण और व्यवसायिक परिषदें, ये सारी की सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो उस कंपनी की वस्तु स्थिति को जानना चाहती है कि कैसी इसकी कंडीशन है, कैसे हम इस कंपनी के साथ जुड़े रह सकते हैं। ठीक है,
तो इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से आपका एक्सटर्नल यूजर है, 3 इंटरनल होंगे, 1 एक्सटर्नल होगा, या निम्न में से आपका एक्सटर्नल यूजर नहीं है ना, या इंटरनल नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन है वो आपसे पुटअप हो सकते हैं, इसलिए बी केयरफुल होकर अपने को सारी प्रिपरेशन है वो तैयारी करनी है। और ये चीज तैयार करोगे तो निश्चित रूप से आपको उसका एडवांटेज भी मिलेगा। ठीक है, तो ये एक शानदार और अच्छा सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, निश्चित रूप से आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही खास और इंफॉर्मेटिव रहेगा, ऐसी मैं आशा विश्वास रखता हूँ। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आज के इस सेशन को शेयर जरूर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके की जो लेटेस्ट वीडियो है, जानकारियां हैं, आपके पाठ्यक्रम की बातें हैं, वो लगातार आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होती रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।